हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, पीएफ में आपको तीन तरह के बेनिफिट मिलते हैं। पीएफ बेनिफिट, पेंशन बेनिफिट और ईडीएलआई का बेनिफिट। ईडीएलआई का बेनिफिट आपको उस केस में मिलता है जब जो पीएफ मेंबर है उनकी डेथ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब एक पीएफ मेंबर की डेथ हो जाती है तो जो मृत्यु दावा है उसको कैसे फाइल करते हैं, वो फॉर्म जो है कैसे भरा जाता है। आपको पता होगा कि पीएफ के लिए फॉर्म 20 भरा जाता है, पेंशन के लिए फॉर्म 10D भरा जाता है और ईडीएलआई बेनिफिट के लिए फॉर्म 5IF भरा जाता है। आजकल ये तीनों फॉर्म एक ही फॉर्म में है और उस फॉर्म को बोलते हैं कंपोजिट क्लेम फॉर्म इन डेथ केसेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि जो डेथ केसेस हैं उनको कैसे फाइल किया जाता है, पीएफ ऑफिस में जमा करने से पहले जो फॉर्म है उसको कैसे भरा जाता है, क्या क्या डिटेल हम उसमें भरते हैं और किस तरह से भरी जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पीडीएफ फॉर्म यहाँ पे है जिसमें आप देख सकते हैं कंपोजिट क्लेम फॉर्म इन डेथ केसेस। ये कंपोजिट क्लेम फॉर्म है जिसमें आपका फॉर्म 20 है, फॉर्म 10D है और फॉर्म 5IF है। ये तीनों फॉर्म एक ही फॉर्म में है और यहाँ पे आपको टिक करने के लिए भी ऑप्शन होता है कि आपको अगर पीएफ बेनिफिट लेना है तो पीएफ बेनिफिट आप यस करेंगे, पेंशन के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे पेंशन यस करेंगे, टिक करेंगे, और ईडीएलआई बेनिफिट लेना है तो यहाँ पे इसको टिक करेंगे। तो आप अगर ये तीनों ऑप्शन टिक कर देते हैं तो एक ही फॉर्म में आपको तीनों बेनिफिट मिलेंगे और आपको ये ट्रिपल सेट में भरना होता है, यानी कि 3 सेट आपको भरने होते हैं। उसके बाद यहाँ पे टिक करने के बाद सबसे जो फर्स्ट ऑप्शन में आपने टिक कर दिया, सेकंड यहाँ पे आता है नेम ऑफ डिसीज्ड मेंबर। यहाँ पे आपको जो पीएफ मेंबर है जिनकी डेथ हुई है उनका नाम डालना है कैपिटल लेटर में। नाम एज इट इज वही डालना है जो उनके पीएफ रिकॉर्ड में है, जो उनके आधार में है। उसके बाद उनका फादर नेम यहाँ पे आएगा। इन केस अगर जो डिसीज्ड मेंबर है, जो पीएफ मेंबर जिनकी डेथ हुई है वो फीमेल है और मैरिड है तो उनके हस्बैंड का नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस उनका आएगा, मैरिड, अनमैरिड, विडो, डाइवर्स जो भी है वो यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद उनका आधार नंबर यहाँ पे आपको डालना है, जो डिसीज मेंबर है जिनकी डेथ हुई है उनका आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना है। फिर 5वें में उनका यूएन नंबर आपको डालना है। 5C में देखिए यहाँ पे पीएफ अकाउंट नंबर इन केस यूएन नॉट अवेलेबल। यहाँ पे आपको उनका पीएफ नंबर डालना है, जो मेंबर आईडी होती है वो डालनी है। अगर आपके पास यूएन नंबर और मेंबर आईडी दोनों है, आप दोनों डाल सकते हैं। इन केस अगर जो पीएफ मेंबर है जिनकी डेथ हुई है उनका यूएन जनरेटेड नहीं है, पुराना केस है, तो उस केस में आपको उनका पीएफ नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6th ऑप्शन है डेट ऑफ लिविंग। यहाँ पे आपको उनकी डेट ऑफ लिविंग डालनी है, जो कि आपको बिल्कुल करेक्ट डालनी है। इस जो फॉर्म है इसमें कोई भी आपको करेक्शन नहीं करना है। इसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए आपने 6th में डाल दिया डेट ऑफ लिविंग, और आप यहाँ पे देखेंगे 9th ऑप्शन है डेट ऑफ डेथ ऑफ द मेंबर। तो ये दो डिफरेंट डेट जो है आपको डालनी है। एक डेट ऑफ लिविंग की किस दिन उन्होंने कंपनी छोड़ा, और यहाँ पे आपको डेट ऑफ डेथ डालनी है, किस डेट में उनकी डेथ हुई। यहाँ पे दो सिचुएशंस होती हैं। एक होता है कि जो पीएफ मेंबर है वो ऑलरेडी वर्किंग है कंपनी में और वर्किंग होते हुए ही उनकी डेथ हो गई, मतलब काम करते करते उनकी डेथ हुई है, तो उनका जो दोनों डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ लिविंग सेम आएगा। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो पीएफ मेंबर है उन्होंने कंपनी में काम करना छोड़ दिया, यानी कि 2 या 3 महीने पहले उन्होंने कंपनी में काम करना छोड़ दिया था, और इसके बाद उनकी अगर डेथ होती है तो यहाँ पे उनका जो जिस डेट में उन्होंने कंपनी छोड़ी थी वो आएगा, और जिस दिन उनकी डेथ हुई थी वो यहाँ पे 9th ऑप्शन में आएगा। 7th देखिए यहाँ पे वेदर स्कीम सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड यस नो। कुछ केसेस में क्या रहता है कि जो पीएफ मेंबर है वो पिछली कंपनी से उन्होंने स्कीम सर्टिफिकेट लिया होता है, तो वो जो स्कीम सर्टिफिकेट अगर उनके पास है तो यहाँ पे यस करना है, उसका नंबर यहाँ पे डालना है, और किस ऑफिस से उनको वो स्कीम सर्टिफिकेट मिला उस पीएफ ऑफिस का यहाँ पे नाम डालना है। और आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी भी पीएफ मेंबर का क्लेम फॉर्म भरते हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि उनका पिछला जितना भी सर्विस है पीएफ में, उन सबका पैसा करंट जो कंपनी है जिसमें उनकी डेथ हुई है काम करते हुए या काम करने के बाद, उस कंपनी में उनका पिछला सारा पैसा ट्रांसफर्ड होना चाहिए ताकि उनको पूरा बेनिफिट मिल सके। तो ये 10 पॉइंट भरने के बाद यहाँ पे आपका 7th हो गया था स्कीम सर्टिफिकेट का। 8th यहाँ पे है पीरियड ऑफ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस, ईयर, मंथ, डेज। यहाँ पे आपको क्या डालना है, फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी ने एम्प्लॉय ने कंपनी में 4 साल काम किया तो उन 4 साल में कितने दिन उन्होंने काम नहीं किया, मतलब कितने दिन वो छुट्टी पे थे, एब्सेंट थे, वो यहाँ पे डालना होता है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ डेथ मैंने बताया, यहाँ पे जिस दिन उनकी डेथ होती है वो यहाँ पे डालना होता है एज पर डेथ सर्टिफिकेट। उसके बाद देखिए वेदर द मेंबर हैड डाइड व्हाइल इन सर्विस यस नो। तो यहाँ पे मैंने बताया दो सिचुएशन होती हैं। एक जब कंपनी छोड़ देता है बंदा, उसके बाद उसकी डेथ होती है। तो दूसरा कंपनी में काम करते करते अगर वो बीमार हो जाते हैं या फिर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो अगर कंपनी में काम करते हुए उनकी डेथ होती है
या जब तक उनकी डेट ऑफ लिविंग नहीं होती, कंपनी उन्होंने नहीं छोड़ी होती, उस दौरान अगर उनकी डेथ होती है तो यहाँ पे डेथ वाइल इन सर्विस हमें यस करना है, अदरवाइज नो करना है। और इसका इम्पैक्ट जो है यस और नो का उनके ईडीएलआई बेनिफिट पे काफी पड़ता है। उसके बाद देखिए 11th पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है पार्टिकुलर्स ऑफ द क्लेमेंट, माइनर, नॉमिनी, लीगल हेयर, सर्वाइविंग फैमिली मेंबर ऑन हुज बिहाफ द क्लेम इज सबमिटेड। तो यहाँ पे जो भी उनका फैमिली मेंबर्स हैं जिनको बेनिफिट मिलना है पीएफ और ईडीएलआई का, पेंशन का, उन सब की डिटेल यहाँ पे आपको डालनी है। यानी कि अगर वाइफ है तो वाइफ, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उन सब का यहाँ पे डिटेल डालना है। उनका फादर नेम, उनका आधार नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, उनका रिलेशनशिप, जो डिसीज मेंबर है जिनकी डेथ हुई है उनके साथ में उनका क्या रिलेशन है, उसके बच्चे हैं, उसकी वाइफ है या उसके माँ बाप हैं, यहाँ पे उन सब की डिटेल आपको डालनी है। 11th पॉइंट में यहाँ पे देखिए 11th पॉइंट में दिया है भविष्य निधि तथा ईडीएलआई के भुगतान हेतु बैंक खाते का विवरण, बैंक अकाउंट डिटेल फॉर पेमेंट ऑफ पीएफ एंड ईडीएलआई। ये जो पॉइंट है इसमें पीएफ और ईडीएलआई का ही बेनिफिट मिलेगा, यानी कि जिन जिन मेंबर को पीएफ और ईडीएलआई का पैसा मिलना है उनकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है, उनका नाम, उनका बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का जो एड्रेस है वो, और बैंक का आईएफएससी कोड। तो यहाँ पे जितने भी क्लेमेंट होते हैं सबका बैंक अकाउंट एक ही बैंक में होना चाहिए, सेम ब्रांच में होना चाहिए। उसके बाद नीचे जो है बैंक अकाउंट डिटेल फॉर पेंशन, यहाँ पे उन मेंबर्स की डिटेल डालनी है जिनको पेंशन का बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे जिनको पेंशन मिलनी है उनका नाम, उनका बैंक अकाउंट नंबर, उन बैंक का नेम एंड एड्रेस, आईएफएससी कोड, और यहाँ पे नीचे फुल एड्रेस ऑफ क्लेमेंट, यहाँ पे उनका एड्रेस आएगा। तो एड्रेस यहाँ पे आपको वही डालना है जो उनकी वाइफ का या उनके जो माँ बाप है उनका जो एड्रेस है वो यहाँ पे आपको डालना है और यहाँ पे पिन डालना है। ये डिटेल्स फिल करने के बाद आपने पीएफ और ईडीएलआई के लिए पेंशन बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया क्लेमेंट का, पेंशन के लिए आपने डिटेल डाल दिया जो भी क्लेमेंट है जिनको पेंशन जानी है। उसके बाद आपको यहाँ पे जितने भी क्लेमेंट है जिनको पीएफ, ईडीएलआई और पेंशन का बेनिफिट जाना है उनके सबके सिग्नेचर यहाँ पे होने चाहिए। ये नहीं है कि एक ही क्लेमेंट का सिग्नेचर होगा, सभी जितने भी क्लेमेंट है जिनको बेनिफिट जाना है पीएफ, पेंशन और ईडीएलआई का, उन सबका सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए। कंपनी की जो साइन और स्टैंप है, जो ऑथराइज सेक्रेटरी हैं उनका साइन होना चाहिए, स्टैंप यहाँ पे होनी चाहिए। और इस तरह से ये जो फॉर्म है इसकी 3 कॉपी एक जो क्लेमेंट है उसके लिए होनी चाहिए। तो इस तरह से जितने भी क्लेमेंट हैं सबके लिए यहाँ पे ट्रिपल सेट लगेगा जो कि ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, फोटोकॉपी यहाँ पे नहीं चलेगी। तो ये जो फॉर्म है कंपोजिट क्लेम फॉर्म, इसकी 3 कॉपी आपको भरना है और भर के इन 3 कॉपी को आपको पीएफ ऑफिस में सबमिट करना है। इसके साथ में जो जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो डेथ सर्टिफिकेट है मेंबर का वो करना है, जॉइंट फोटोग्राफ ऑफ ऑल द क्लेमेंट, पूरी फैमिली का जॉइंट फोटोग्राफ, ट्रिपल फोटो यहाँ पे चाहिए होती है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ चिल्ड्रन, जो पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं। आपको पता होगा पीएफ में जो पेंशन है बच्चों की वो 25 साल तक ही मिलती है, तो जो बच्चे हैं उनका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा। स्कीम सर्टिफिकेट जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, अगर एम्प्लॉय के पास जो पीएफ मेंबर है उनके पास कोई स्कीम सर्टिफिकेट है तो वो ऊपर आपको वहाँ पे स्कीम सर्टिफिकेट नंबर डालना था और यहाँ पे उसकी कॉपी आपको अटैच करनी है। स्कीम सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगेगा, डेथ सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगेगा। उसके बाद जो भी बैंक अकाउंट नंबर दिए हैं क्लेमेंट के पीएफ, पेंशन और ईडीएलआई के लिए उनका सबका कैंसिल चेक होना चाहिए। अगर पासबुक है तो पासबुक पे बैंक का स्टैंप और साइन होना चाहिए सभी क्लेमेंट का, और जो उनका नाम, आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर उस पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी रहते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको अटैच करने रहते हैं, किस फॉर्म में हमें वो फॉर्मेट, कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, कुछ लेटर्स हैं जो कंपनी को बनाने होते हैं, और जो कुछ हैं जो पीएफ जो मेंबर है उनके जो क्लेमेंट हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साइन उन पे चाहिए होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट इंक्लोज्ड होंगे। आज की इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि ये जो कॉम्पोजिट क्लेम फॉर्म है, डेथ फॉर्म है, उसको कैसे भरा जाता है। पीएफ के लिए, पेंशन के लिए, ईडीएलआई के लिए एक ही फॉर्म यूज होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट क्लेम फॉर्म इन डेथ केसेज। और ये कॉम्पोजिट क्लेम फॉर्म कैसे भरना है ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आया कि किस पॉइंट में क्या भरना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।